अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास लेने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट सोर्स कैसे करना है। अब हमने मैंने परसीव कर लिया कि आपने प्रोडक्ट को हंट कर लिया, प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया, उसको वैलिडेट कर लिया, उसके जितने भी स्टैट्स निकाले हुए हैं वो एक्चुअली हमारी जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। अब यहाँ से आगे क्या होगा? ओके, अब हमने सोर्स करना है। अब सोर्स करने का मुराद ये है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि हम प्राइवेट लेबल करने जा रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग करने जा रहे हैं। अब हमने किसी न किसी जगह से उसको मैन्युफैक्चर करवाकर उसको ड्रॉप शिप करवाना है, उसको उस कंट्री में लॉन्च करवाना है। हो सकता है कि आप इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा लें अलीबाबा के साथ, हो सकता है अली एक्सप्रेस से करवा लें, हो सकता है कि किसी और थर्ड पार्टी से करवा लें। ये भी हो सकता है कि आप उस कंट्री में किसी मैन्युफैक्चरर से वो सोर्स करवा लें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी, इट्स ऑल डिपेंड कि आपको आपका टारगेट क्या है, आपकी लैंडेड कॉस्ट की आपकी टारगेट क्या है और उस लैंडेड कॉस्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेम कंट्री से भी बना सकते हैं और उसमें चाइना से भी उसको मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर चाइना से मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो हमारा थोड़ा-सा पर्सीव हो जाता है कि यार अच्छा चाइना से मैन्युफैक्चर करवाना है। अगर चाइना ने कि धोखा दे दिया, कोई स्कैम निकल आया या फिर कोई चीज़ क्वालिटी वाइज़ अच्छी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? लेकिन ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर चाइना में ही बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में हर तरह की जो प्रोडक्ट है वो चाइना से मैन्युफैक्चर होकर सेल हो रही है। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हों, यूके स्टैंडर्ड्स हों, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हो, चाइनीज़ हर तरह की प्रोडक्ट, हर तरह की कॉपी बनाने में मास्टरमाइंड है। अच्छा, चाइनीज़ से जब आपने बात करनी है और चाइनीज़ से सप्लायर से जब आपने बात करनी है, तो वो कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपने पहले से अपने माइंड में रखनी है? उन चीज़ों में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है वेरिफाइड सप्लायर बैच। अब यहाँ पे अलीबाबा के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, हर लीग के, हर कैटेगरी के, हर तरह के मैन्युफैक्चरर हैं। अब अलीबाबा ने उन तमाम फैक्ट्रीज़, उन तमाम मैन्युफैक्चरर्स को एक टैग दिया हुआ है। हर वो टैग क्या है? सबसे पहले उसने टैग दिया हुआ है कि वेरिफाइड सप्लायर बैच, कि ये वाला जो मैन्युफैक्चरर है ये वेरिफाइड है। यानी अलीबाबा ने अपनी टीम भेज के एग्ज़ैक्टली उसको वेरीफाई किया हुआ है कि जो इसने इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, जो अलीबाबा की प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इसने बताया कि मेरी इतनी एकड़ की फैक्ट्री है, उसमें इतने डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इस कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं और उसके साथ-साथ ये चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और भिजवा रहे हैं। तो क्या वो एक्चुअली ठीक भी है या फिर नहीं? इस चीज़ को चेक करने के लिए अलीबाबा अपनी टीम भेजता है और ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है और वेरीफाई करने के बाद उसको वेरीफाई सप्लायर का बैज दे देता है और हमने सबसे पहले देखना है कि क्या उसमें वेरीफाइड का बैज मिला भी हुआ या नहीं हुआ, नंबर 1। सेकंड थिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ ट्रेड इंश्योरेंस। अब हमने ऑब्वियस सी बात है कि हमने उसको पैसे भेजने हैं और ये पैसे थोड़े बहुत तो नहीं है। 15,000 18,000 20,000 25,000 पाउंड्स हैं, एक ह्यूज अमाउंट है। तो कल को हम उसको भेजते हैं, भेजने के बाद हमें पता चलता है वो बंदा ही गायब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर ये हम क्या कर सकते हैं उसके साथ? हम चाइना में जाकर लड़ तो सकते नहीं, उसके ऊपर केस करेंगे, क्या करेंगे? तो इन सारे chaos से, इनकन्वीनियंस से बचने के लिए हम ये चेक करते हैं कि ये ट्रेड इंश्योरेंस इसको मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ। ट्रेड इंश्योरेंस ये होता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, मैन्युफैक्चरर एंड बायर, अलीबाबा जो है वो एज अ मीडिएटर रोल प्ले करेगा और हर तरह से हमारी अमाउंट को सिक्योर करेगा और अगर कोई मसला होता है तो अलीबाबा हमें वो पैसे लेकर हमें प्रोवाइड करेगा। ये उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये दूसरी चीज़ है जिसमें हम चेक करते हैं कि ट्रेड इंश्योरेंस मौजूद हो। नंबर 3, अब चाइनीज़ आपको जैसे पता है कि चाइनीज़ ज़्यादातर इंग्लिश नहीं जानते। नई उनकी जो ब्रीड है, वो इंग्लिश के ऊपर काम कर रही है, इंग्लिश वो जानती है, बोलती है, जो मेन उनके शहर है, उनके लोग बोलते हैं। लेकिन जो नेटिव इलाके हैं, जो पुराने लोग हैं, वो नहीं चाइनीज़ नहीं बोलते इंग्लिश। अब ये होता है कि उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बैठाए हुए हैं और उनके ऊपर वर्कलोड है। हमें उनके वर्कलोड से कोई गर्ज़ नहीं है। हम कहते हैं कि भाई हमने अगर उसको अप्रोच किया तो हमें रिस्पॉन्स जल्दी मिले।
1 घंटे 2 घंटे अगले दिन, उससे अगले दिन हमें 2 दिन के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए। ये नहीं कि आज हम उसको मैसेज कर रहे हैं या कोटेशन मंगवा रहे हैं तो 1 महीने बाद जाकर उसका रिप्लाई आए। हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इतना गंदा उसका रिस्पॉन्स रेट होगा तो कल को अगर हम इमरजेंसी में उससे राब्ता करेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर आपने उससे राब्ता करना पड़ता है आपको, उसको बताना पड़ता है, चाहे वो क्वालिटी के मामलात हों, चाहे वो पैकिंग के मामलात हों, कस्टम लेबलिंग के मामलात हों, शिपमेंट के मामलात हों, तो एवरी टाइम आपको उसके साथ अटैच होना पड़ता है। तो अगर उसका रिस्पॉन्स रेट ही कम होगा, डिले वो रिस्पॉन्स करेगा, तो हमारी पूरी की पूरी जो बिज़नेस है वो डूब जाएगी। टाइम ऑफ अलीबाबा। अच्छा, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो नए-नए मैन्युफैक्चरर और नई-नई फैक्ट्रीज़ जिन्होंने ओपन की होती हैं, उनसे हम अवॉइड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। अभी 1 महीना हुआ है उसको या 15 दिन हुए हैं या 2 महीने उसको हुए हैं, तो उनको तो आइडिया ही नहीं है कि अमेज़न क्या होता है और यूके क्या होता है, यूके के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, यूके में कैसे भिजवाना है, यूके में फ्रेट फॉरवर्डर्स कैसे काम करेंगे, डीडीपी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, इस तरह के बहुत से मामलात होते हैं। अब ये आप जब उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और जब नीचे आपने देखा होता है कि इसको 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो आप कहते हो यार ये गुड टू गो है, ये एक अच्छा मैन्युफैक्चरर जिसने बहुत सारे काम किया होगा। और उसके नीचे अगर आप देखें तो उसकी ट्रांज़ैक्शंस भी लिखी होती हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि 1 मिलियन या 10 मिलियन का इसने काम किया है अफ्रीका के अंदर, 2 मिलियंस का इसने बिज़नेस कर चुका है यूके के अंदर, 1 मिलियन का बिज़नेस कर चुका है यूएसए के अंदर। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि ये इस मुल्क के अंदर काम कर चुका है, तो इसको बड़ी चीज़ों का आइडिया ऑलरेडी है। उसके बाद मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेज। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। अब हम कर रहे हैं ब्रांडिंग अपनी, और ब्रांडिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस मैन्युफैक्चरर के पास जाएँ जो हमें कस्टमाइज़्ड लोगो दे, जिसकी पैकिंग हमें अच्छी से अच्छी हमें पैकिंग मिले और हमारा लोगो वो प्रिंट करवा ले। अब बहुत से ऐसे वहाँ पे मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं कि जो छोटे-छोटे मैन्युफैक्चरर हैं और वो पैकेजिंग नहीं दे रहे, वो कस्टमाइज़्ड पैकिंग नहीं करके दे रहे, वो किसी थर्ड पार्टी से मँगवा कर देते हैं। और थर्ड पार्टी से मँगवाते हैं या फिर वो कहते हैं कि जी हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, आप यहाँ से प्रोडक्ट ले जाएँ, किसी और से मैन्युफैक्चर करवाएँ और वहाँ से आप उसको अमेरिका जो आपका डिज़ायर कंट्री है, वहाँ पे लॉन्च करवा दें। तो हम ऐसे मैन्युफैक्चरर को नहीं घास डालते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम पूरा पैकेज चाहते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरर जो है वो ऐसा मिले जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसका वेरिफाइड सप्लायर का बैज हो, 3 साल हो चुके हों, ट्रेड इंश्योरेंस उसको मिल चुकी हो, रिस्पॉन्स रेट उसका अच्छा हो और उसके साथ-साथ वो बंदा क्वालिटी प्रोडक्ट हमें दे, पैकिंग करवा कर, और पैकिंग में हमारा ब्रांड लोगो, हमारी कंपनी का नाम, हमारा प्रोडक्ट, हमारा लोगो एंड ऑल दैट वो हमारा मेंशन हो, ताकि हम अपनी ब्रांडिंग कर सकें। कम्पीटिटिव कोटेशन इसमें ये कि आपने जब भी चाइना से मैन्युफैक्चर करवाना है तो ये ऐसा नहीं होता कि आप एक ही के पास जाते हैं, उसी को आप कोटेशन के लिए कहते हैं, उससे जो कोटेशन आई आप उसको हाँ कर देते हैं। नो, नॉट एट ऑल। मिनिमम 30-35 के करीब जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, उससे आप राब्ता करते हैं, उनसे आप मगजमारी करते हैं, उससे आप आप क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, उनसे सर्टिफ़िकेशंस लेते हैं, उनसे कोटेशन लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका जो डीडीपी है, अगर इसको मैंने ऑर्डर दिया तो फिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे जाता है। कोऑपरेटिवनेस, अब यहाँ पे आप ये भी चेक करते हैं कि क्या वो बंदा या बंदी, वैसे तो ज़्यादातर चाइनीज़ फीमेल्स ही बैठी होती हैं, जो आपसे राब्ता करती हैं। वो आपसे कोऑपरेटिव कितना है? वो एरोगेंट तो नहीं है, वो आपकी बात समझती हैं, वो आपको साथ कोऑपरेट कर रही हैं, जितनी अच्छी कोऑपरेट करेगी वो कल को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टार्टिंग में ही वो एरोगेंट और स्टार्टिंग में ऐसे हैं चाइनीज़, वो उनसे थोड़ी-सी बात करो ना, उनसे थोड़ा-सा रेट नेगोशिएट करने की कोशिश करो, वो साथ ही वो कहते हैं कि नहीं, इतना ही है डेड फाइनल। तो आप उसको कहते हो कि भाई इससे दूर रहना है, ये हमारी लीग के नहीं है, ये हमारी बरादरी की नहीं है, ठीक है? हम इनसे बात नहीं कर सकते। ओके, क्विक कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कम्युनिकेशन आपने लाज़मी चेक करनी है कि वो इंग्लिश बोलना, समझना जानती हो। आप 1-2 दफ़ा कॉल पे भी बात करके उससे कर सकते हैं। मैं कोटेशन करने के बाद जो जिसकी मुझे समझ आने लगती है, मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ। उस वो वीचैट का नंबर शेयर कर लेता हूँ और डायरेक्ट कॉल करके उससे बात करता हूँ। अगर वो इंग्लिश समझ आती है, उसको वो बात कर लेती है, अंडरस्टैंड कर लेती है तो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि कल को बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो कम्युनिकेशन अगर बैरियर होगा तो फिर मैं ना उसको बात समझा पाऊंगा, ना वो मुझे अपनी बात समझा पाएगी, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। गुड क्वालिटी सैंपल्स, अब यहाँ पे जब भी आप फाइनलाइज करने लगते हैं अपने मैन्युफैक्चर को, तो उससे पहले आप उससे सैंपल मंगवाते हैं कि भाईजान आप मुझे अपना सैंपल भेजें, और सैंपल की कॉस्ट नहीं होती, सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, उसके ऊपर जो फ्रेट के चार्जेस पड़ते हैं वो आपको बेयर करने पड़ते हैं, लेकिन सैंपल फ्री होता है। ओके, आपने 3 से 4 लोगों को फाइनलाइज किया, उन सब की प्राइसेस भी आपको समझ आ रही हैं, कस्टमाइज वो कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनकी फुलफिल है, तो आप उनसे सैंपल मंगवाते हैं। सैंपल मंगवाने के बाद आप ये चेक करते हैं कि मेरा, आप एक तरफ आप सैंपल मंगवा लेते हैं इन मैन्युफैक्चरर से, दूसरी तरफ आप सैंपल मंगवा लेते हैं अपने कंपटीटर का, और फिर सामने उसको रखकर चेक करते हैं कि क्या मेरा ये कौन सी ऐसी जो मैन्युफैक्चरर है वो मेरे कंपटीटर को टफ टाइम दे देगा, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैकिंग बहुत अच्छी है। फिजिकली आप हाथ में उसको रखकर चेक करते हैं, उसमें से कोई एक फाइनल हो जाता है, फिर आप उसको ऑर्डर देते हैं। ऑफर यू मोर बेनिफिट्स, अब इसमें यह कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अम, एक कार से रिलेटेड एक प्रोडक्ट थी, वो मैंने मंगवाई, उसके साथ चाइनीज ने मुझे ड्रैगन जो था उसका की चेन मुझे उसने वैसे ही गिफ्ट कर दिया। अब वो उसके उसकी तरफ से एक गुड जेस्चर था कि उसने मेरी प्रोडक्ट्स के साथ मुझे उसने एक एक्स्ट्रा जो है वो बेनिफिट दिया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने इससे चीज जो मंगवाई है वो भी मुझे क्वालिटी की मिली है, साथ एक्स्ट्रा एड ऑन इसने मुझे भेज दिया। तो वो जब मैं वो लॉन्च करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे फ़ायदा होगा उसका। उसको उसकी कोई जो है वो उसने यानी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए और मुझे उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। ऑफर यू मोर बेनिफिट्स, अब शिपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप चाइनीज़ से बात करते हैं, कोटेशन मंगवाते हैं, तो उसमें 3 तरह की प्राइसेज़ होती हैं। पहली प्राइस को ईएक्सडब्ल्यू कहते हैं, दूसरी प्राइस को एफओबी कहते हैं, तीसरी प्राइस को डीडीपी कहते हैं। जब भी आप उससे कोटेशन ले रहे होते हैं, तो आपने उसकी प्राइस तो देखनी है, उसके साथ आपने चेक करना है कि क्या इसने ईएक्सडब्ल्यू लिखा हुआ है, डीडीपी लिखा हुआ है, एफओबी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसने? ईएक्सडब्ल्यू ये होता है कि चाइनीज़ हमें प्राइस देते हैं वो वाली जो उनकी फैक्ट्री में मौजूद प्रोडक्ट की है। यानी आप जाएँ, उनकी फैक्ट्री में जाएँ, फैक्ट्री की आउटलेट में जाएँ और वहीं पे पड़ी हुई चीज़ को आप परचेज़ कर लेते हैं, तो उसको ईएक्सडब्ल्यू कहते हैं। इसके बाद से डिटेल में आगे भी हम पढ़ते हैं, ये इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब यहाँ पे क्या है कि सेलर ने उस चीज़ को वहीं पे पड़ा हुआ जो चीज़ थी, ऑन द स्पॉट वहीं से परचेज़ कर लिया। अब इसमें किसी किस्म के लोडिंग चार्जेस शामिल नहीं है। पोर्ट में जो आपने भिजवानी है उसको अपनी इन्वेंटरी, वो शामिल नहीं है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी कोई किसी किस्म की शामिल नहीं है। कस्टम्स के कोई मामला शामिल नहीं है। फ्रेट चार्जेस शामिल नहीं है। जो इंश्योरेंस है वो शामिल नहीं है। ये सारे कुछ शामिल नहीं होती। ये सारे कुछ आपको अलहदा से बेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आपका चाइना के अंदर कोई फ्रेट फॉरवर्डर मौजूद है, तो फिर आप ईएक्सडब्ल्यू प्राइस ले लेते हैं। फिर आप कहते हैं मुझे आप ये बता दो कि वहीं पर आपकी फैक्ट्री के मैं खड़े-खड़े कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ तो क्या प्राइस होगी? वो आपको प्राइस बता देता है। और फिर आप फ्रेट फॉरवर्डर को कहते हैं कि ये कंपनी का एड्रेस है, यहाँ पे जाओ, ये सारा सामान उठा लो और इसको मेरे पास शिप कर दो। अगर आप ये 2-2 पार्टीज़ और 2-2 चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो ईएक्सडब्ल्यू आप लेते हैं। नंबर 2 एफओबी, एफओबी में ये होता है कि आप उसको कहते हो कि आप फैक्ट्री से चीज़ उठाओ और उसको ऑन बोर्ड भेज दो, पोर्ट के ऊपर भेज दो। पोर्ट के ऊपर भेजने के बाद जो आपकी प्राइस होगी वो उसको एफओबी कहते हैं। नंबर 3 डीडीबी प्राइस होती है। डीडीबी प्राइस में ये होता है कि डोर टू डोर इसको कहते हैं। डोर टू डोर में ये होता है कि इसमें तमाम कस्टम्स के मामलात शामिल होते हैं, तमाम इंश्योरेंस, हर चीज़ इसमें शामिल होती है। यानी ये चाइनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ से चीज़ परचेज़ करके हमें वो चीज़ हमारी जो डिज़ायर्ड कंट्री है वहाँ तक पहुँचा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको कहता हूँ कि जी डीडीपी प्राइस मुझे दे दे आईफ़ोन 10X का,
और इसकी डीडीपी प्राइस देनी है। वो कहता है डीडीपी प्राइस कहाँ के लिए देनी है? आप उसको कहते हैं कि डीडीपी प्राइस मुझे दे दो यूके में अमेज़न के वेयरहाउस की। तो वो यूके के अमेज़न के वेयरहाउस की आपको डीडीपी प्राइस देगा। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां तक हमें पहुंचा कर देगा। हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ से पहुंचाए, हमें नहीं मालूम कि किस फ्रेट फॉरवर्डर को वो अप्रोच करता है, हमें नहीं मालूम कि वो कितनी इंश्योरेंस देता है, वो कैसे पहुंचाता है ड्राई पोर्ट तक। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना है कि मुझे डीडीपी प्राइस दो और डीडीपी में मुझे टाइम फ्रेम बताओ कि वहां पे पहुंचाने के कितना टाइम लगेगा। ओके। अब यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जब आप डीडीपी प्राइस देते हैं तो आपने साथ साथ अपनी कैलकुलेशन भी करनी होती है कि ये मेरी अगर लैंडेड कॉस्ट है तो इस लैंडेड कॉस्ट में मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। ये हमें शुरू से डे वन से पता होता है और हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप मंगवा लें और वहां पे जाने के बाद पता आपको चले सेलिंग के बाद कि आपको कुछ भी नहीं बच रहा। तो आपने शुरू में ही सारी कैलकुलेशन, शुरू में ही सारे मामलात आपने देख चुके होते हैं और कैलकुलेशन पहले से ही रखी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जब आप अमेज़न के रेवेन्यू कैलकुलेटर पे अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, तो आप उसमें लैंडेड कॉस्ट डालते हैं। अगर आप यूके में काम करते हैं, पीएल लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो पीएल के लिए 7.5% वैट है यूके में। तो आपका लैंडेड कॉस्ट जो है उसमें डीडीपी और प्लस 7.5% वैट शामिल होता है और वो शामिल होकर लैंडेड कॉस्ट आपकी बनती है। आपको पता होता है कि इस प्राइस में से मैंने 7.5% जो मैंने यूके की गवर्नमेंट को देना है, वो मैंने पहले उसमें ऐड करके ही देना है। अलहदा से जो अमेज़न जो है, वो कस्टमर से नहीं लेगा यूके की तरह, सॉरी यूएसए की तरह। ये आपको देने पड़ेंगे और आपको कैसे देने पड़ेंगे? अपनी प्राइस के अंदर ऐड करने के बाद। ओके, ये इसका एक छोटी-सी शीट है। इसमें ये चीज़ ऊपर सबसे ऊपर अगर आप देखें, तो आइटम प्राइस लिखी हुई है 11 पाउंड। आप यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होती है, वो यहाँ पे आप एंटर कर देते हैं और उसके बाद टॉप के नीचे पे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आप जो आपकी लैंडेड कॉस्ट होती है, वो आप एंटर कर देते हैं। तो इसमें सिर्फ आपने 2 प्राइसेस एंटर किए हैं, एक टॉप पे जो 11 पाउंड है और एक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो 4 पाउंड है और 4 पाउंड मेरी डीडीपी प्राइस प्लस मेरा टैक्स उसमें शामिल है। तो फिर जब मैंने ये एंटर किया तो मुझे पता चला नेट प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे 3.41 पाउंड मुझे बचेगा और इसका परसेंटेज में अगर निकालें तो 31% मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं 4 पाउंड में लैंडेड कॉस्ट निकाल लूं। अब मुझे पता है कि 4 पाउंड के ऊपर 31% है, 4 से जितना कम होता जाएगा मेरा 30%, 31% से ऊपर जाता जाएगा। अब हम नेगोशिएशन करते हैं 3 के ऊपर, 3.5 के ऊपर, 3.6 के ऊपर, 3.65 के ऊपर कि किसी तरह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ये अब आपकी नेगोशिएशन स्किल्स हैं कि कितने हद तक आप उसको नेगोशिएशन करते हैं। वैसे पाकिस्तानी तो नेगोशिएशन में बहुत बहुत जो है वो मतलब मशहूर है। हम तो ठेले वाले को नहीं छोड़ते, सीधी बात है। हम हर एक से जनाब लगे होते हैं उसके पीछे और हमारी खवातीन अल्लाह माफ करे एक-एक दुपट्टे के पीछे लड़ रही होती हैं, आधा-आधा घंटा ज़ाया कर देती हैं। तो हमारे अंदर ये जेनेटिकली हमारे अंदर ये चीज़ है। जीन्स के अंदर है, हमारे अंदर है ये कि हमने जनाब उससे नेगोशिएशन और बार्गेनिंग करनी करनी है। ठीक है? अब डीलिंग विद मैन्युफैक्चरर, अब जब भी आप मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं तो आप कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं? और वो माइंड में रखने के बाद आप उससे नेगोशिएशन करते हैं। कौन-कौन सी चीज़ों को आप नोट डाउन कर रहे होते हैं? ये आपने ज़रूर सोचना है। नंबर 1, आपने हमेशा प्रेफ़रेंस देनी है डीडीबी को। वो कहता है ईएसडब्ल्यू इतना है, एफओबी इतना है, आप आगे से ऐसे कर लें, वैसे कर लें। आप कहते हैं नो, डीडीबी प्राइस मुझे बताओ कितनी है? अब आपने सबसे डीडीपी प्राइस ही ली हुई है तो आपको नेगोशिएशन करने में भी आसानी हो रही है और आपको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का मुझे मिल रहा है और उसके में प्रॉफिट मार्जिन कितना है। पहली, दूसरा, सैंपल क्वालिटी चेक लाजमी करना है। आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज देखें,
ठीक है, हम पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और हमारा क्वालिटी के ऊपर हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जब आप इधर अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या यूके के अंदर या यूरोप के किसी मार्केट में इवन काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्वालिटी आपको अच्छी और बेहतरीन चाहिए और प्राइस भी आपको जो है वो मिनिमम से मिनिमम चाहिए। जनरेटिंग आरएफक्यू इसका मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। फाइंड मैन्युफैक्चरर, अच्छा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं, जो नई उनकी जनरेशन है, वो क्या करती है, अब वहाँ पे आपको जैसे पता है कि हर घर के अंदर ही छोटा-छोटा कारखाना लगा हुआ है। एक बंदा उसमें से यूनिवर्सिटी गोइंग है, स्टूडेंट है, उसने अप अलीबाबा के अंदर खुद से बना ली है, सारा कुछ उसने बना दिया कि मेरी ये फैक्ट्री है, इसमें ये काम ऐसे-ऐसे हो रहा है। और फिर उसने क्या किया है कि वहाँ से उसको ऑर्डर आता है तो अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपनी सिटी, अपने टाउन के अंदर जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे वो खुद बार्गेनिंग करके उनसे लेता है और आपको फिर सेल कर देता है और दरमियान में प्रॉफ़िट जो अपना अपना हिस्सा वो रख लेता है। अब यहाँ पे ये है कि आपने ऐसे किसी थर्ड पार्टी को दरमियान में नहीं डालना। आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही डील करना है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील करेंगे, वो आपको प्राइस भी अच्छी देगा, आपको जल्दी भी डिलीवर होगा, टाइमली डिलीवर होगा, चीज़ों की chaos नहीं आएगा, बहुत सी मामलात से आप बच जाएँगे। कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप ना एक पत्ता खेलते हैं। मैं श्योरली ये काम करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि आप मुझे बताएँ आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है? चाहे वेरिफाइड सप्लायर हो, नो इश्यू। मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है? वो बताता है कि ये मेरा एड्रेस है। आप कहते हो नो इश्यू, मैं आप अपने क्वालिटी इंश्योरेंस या क्वालिटी ऑडिट डिपार्टमेंट को आपके पास भेजना चाहता हूँ, तो आप मुझे एग्ज़ैक्ट एड्रेस बताएँ और साथ मुझे स्पोक्स पर्सन का नाम बताएँ, जो उसको रिसीव करेगा। अब यहाँ पे आप उसका रिस्पॉन्स देख रहे होते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरर है, उसकी सारी काम ओके हैं, तो वो उसी वक़्त देयर एंड देन आपको जो है स्पोक पर्सन का नाम दे देगा या अपना नंबर दे देगा, साथ वो उसको एड्रेस भी बता देगा कि ये एड्रेस है, यहाँ पे आप आ जाएँ। और उस एड्रेस से आपको पता चल जाता है कि वाक़ई वहाँ पे फैक्ट्री मौजूद है या फिर नहीं मौजूद। तो ये चीज़ें आपको पता होती हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हैं कि वीचैट और अलीबाबा मैसेंजर। जब भी आप चाइनीज़ से डील कर रहे होते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अलीबाबा मैसेंजर को ही यूज़ करें। वो बार-बार आपसे कहेगा कि वीचैट पे आ जाओ, वीचैट पे आ जाओ, वीचैट पे आ जाओ। क्यों? उस वीचैट पे आना आसान है उसके लिए। वो वहाँ पे चाइनीज़ में लिखता है, वीचैट उसको कन्वर्ट करता है इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में आ जाता है जवाब। उसने ट्रांसलेटर लगाया हुआ है ना बेसिकली। और दूसरी बात कि वीचैट के ऊपर जो भी नेगोशिएशन हो रही है, वो किसी भी वो उन चीज़ों का अकाउंटेबल नहीं है वो। वो अपनी बात से फिर जाए, आप उसको पकड़ नहीं सकते। लेकिन अलीबाबा के ऊपर जो एक दफ़ा उसने कोटेशन दे दी, वो दे दी। वो उससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वो अलीबाबा की रिकॉर्डिंग पे आई हुई है चीज़। कल को आप उसको सू कर सकते हो, कल को आप अलीबाबा पे क्लेम करके उसके ऊपर जो पेनल्टी इम्पोज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं वीचैट पे भी डिस्कशन कर लेता हूँ। आसान होता है कॉल करना, कॉल पिक करना, उनके साथ बातचीत करना, वीडियो कॉल करना एंड ऑल दैट। तो लेकिन मैं मेरी एक आदत है वो ये है कि सारा सारा दिन काम पे बात उसकी की है। सारे दिन के बाद मैं एक बड़ा-सा मैसेज बनाऊँगा कि आज के दिन की कन्वर्सेशन में क्या-क्या चीज़ें फाइनलाइज़ हुई और उसमें पॉइंट्स लिख दूँगा। और वो पॉइंट्स डिटेल में लिखने के बाद वही कॉपी पेस्टिंग वीचैट पे भी, वही कॉपी पेस्टिंग अलीबाबा पे भी, और मैं उसको कहूँगा कि इसके ऊपर एक्नॉलेज करे। वो एक्नॉलेज करता है तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और मैं सेफ साइड पे हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं लोग, वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। वो मेरी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करके ही पैसा लगा रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ को एश्योर करना है कि मैं हर तरह के स्कैम, हर तरह की चीज़ों से बचा सकूँ उनको, जितना हो सकता है। बाकी अगर अल्लाह की तरफ से आनी हो तो वो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है 100%। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको आइडिया होता है जब आप बात कर रहे होते हो कि जब आप स्टील से रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं, किचन आइटम से पैन हो गया, ये ग्रिल हो गई, इस किस्म की चीज़ें हो गई, तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ में बनती हैं। अगर आपने उससे एड्रेस माँगा है, उसने नॉर्दर्न एरिया का एड्रेस दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये ठीक कह रहा है, सच बोल रहा है, ये बाकी चीज़ें इस एरिया में बन रही है। वहाँ पे रीजन्स है अलग-अलग और वो रीजन्स उसी तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब मिडल जो एरिया जो उनका आता है, वो सबसे ज़्यादा हाई-टेक एरिया है चाइनीज़ का। ना नॉर्दर्न एरिया, ना साउदर्न एरिया। दरमियान में जो है वो हाई-टेक एरिया है
वहाँ पे जितनी भी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होंगी या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो मिडल वाले एरियाज़ में आएँगी। और साउदर्न एरियाज़ में सारे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। लिस्ट डाउन 5 सब एटलीस्ट 5 सप्लायर्स। अब आप बात तो आप 20-25 को आप कोटेशन या 30 को आप कोटेशन भेजेंगे, उनका नेगोशिएशन करेंगे, लेकिन आप कम से कम 5 लोगों को आप टारगेट कर लेंगे कि यार ये सारे मेरे पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं और इनसे बात बन सकती है। और फिर आप उनसे सैंपल मँगवाते हैं, फिर उन सैंपल्स में उसको फिर फाइनलाइज़ करते हैं कि क्या करना है। लेकिन आपके पास जो है वो आपने एक अपने पास पीछे 2 मैन्युफैक्चरर को आपने रखा होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी अगर मुझे दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ा, तो मैं दूसरे मैन्युफैक्चरर मेरे पास पहले से रेडी हो, ताकि मेरी इन्वेंटरी जो है उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, मैं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाऊँ। क्योंकि अगर इन केस में आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो मेरी सारी जो मेहनत थी उसमें पानी फिर जाएगा। मैं इतनी मुश्किल से रैंक होकर पहले रैंक पर मैंने पोज़ीशन किया, पहले पेज पर मैं आया, तो अगर मैं आउट ऑफ स्टॉक कुछ दिन रह गया तो मैं फिर से पीछे चला जाऊँगा। ठीक है? प्रोफेशनल सर्विसेज़, डीलिंग विद मैन्युफैक्चरर उसकी लोकेशन को ज़रूर शेयर करें उससे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है। मेरे साथ शुरू में हुआ था। मैं स्पोर्ट्स की आइटम मैं मँगवा रहा था और डील मैंने मैन्युफैक्चरर के बजाय हालाँकि वो सारा कुछ उसमें था, लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि वो जो चीज़ मैंने उसको कही है, वो उसने कहीं और से बनवा कर मुझे दी है और उसकी फैक्ट्री में वो चीज़ नहीं बन रही थी, उस तरह की। फैक्ट्री मौजूद थी लेकिन वो वाला प्रोडक्ट मौजूद नहीं था, जो मैंने उसको कहा। तो जब उसको मैंने पहला ऑर्डर दे दिया 1000 का, उसने मुझे डीडीपी रेट दिया और बड़ा अच्छा था। जब मैंने उसको दूसरा ऑर्डर दिया, तो उसने साथ ही डीडीपी चेंज कर दिया। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, "आपने तो मुझे डीडीपी इतना दिया हुआ है, तो आपने सेकंड मेरे ऑर्डर पे आप डीडीपी क्यों बढ़ा रहे हैं?" तो उसने कहा कि जी प्राइसेज़ बढ़ गई हैं, फलाना हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये बहुत कॉस्टली हो गया, फलाने ऐसे-वैसे। तो मुझे सारी बात चल गया कि भाई ये तो मिडलमैन था। इसने पहले एक जगह से चीज़ उठाई थी, वहाँ पे इसको और प्रॉफिट मार्जिन मिला था। उसने मुझे और रेट दिया। अब ये किसी और के पास गया, वहाँ पे कोई और उसको रेट मिला। या फिर ये मुझे ब्लैकमेल अब करना चाह रहा है कि देख रहा है कि जी इसकी प्रोडक्ट अच्छी चल गई है, दूसरा मुझे ऑर्डर दे रहा है, तो इसका मतलब अब इसको आप रगड़ा दे दो। अब जनाब छुरियाँ तेज़ कर दो। तो वो फिर अपनी प्राइस जो है वो बढ़ा देता है। तो मुझे उसकी प्राइस बढ़ाने से पता चल गया कि ये भाई मैं गलत बंदे के हाथ चला गया। अब मैंने अगर काम अच्छा किया होता, तो मेरा बैकअप में पीछे दूसरा भी मौजूद होता। तो मैं साथ ही दूसरे के ऊपर स्विच करता और दूसरे से ऑर्डर मँगवा लेता। ठीक है? ये मैं इस तरह से प्ले कर लेता हूँ चीज़ों को। सर्टिफ़िकेट्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किचन का काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की कौन-कौन सी सर्टिफ़िकेशंस ज़रूरी होती हैं। वो सर्टिफ़िकेशंस का मैं पहले सर्च कर लूँगा, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को अब देख लूँगा, फिर मैं उससे सर्टिफ़िकेट्स मँगवाऊँगा कि इसके सारे सर्टिफ़िकेट्स आप मुझे शेयर कर दो, ताकि मेरे पास जो है बैकअप में मौजूद हो, नंबर 1। सेकंड इसके आगे आता है डीलिंग क्वालिटी एश्योरेंस पार्ट। अच्छा एक और चीज़, आप उससे कहते हो कि जी मुझे डिटेल बताओ अपनी क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की। यहाँ पे वो फँसेगा। अगर तो उसकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी, एसओपीज़ बनी होंगी, प्रॉपर काम हो रहा होगा, तो उसके पास हर चीज़ का जवाब है। और मैं जैसे ही मैं उसको कहता हूँ कि अपने क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की डिटेल्स बताओ या फिर उसका जो पम्फलेट है वो मुझे शेयर करो या एसओपीज़ शेयर करो, तो वो देयर एंड देन मुझे शेयर करेगा। और उसमें सारी पिक्चर्स भी लगी होंगी इन ऑल दैट, सारा कुछ बना होगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एक फैक्ट्री है जिसमें एसओपीज़ मेंटेन हुए हैं, ये आईएसओ सर्टिफाइड है प्रॉपर्ली और यहाँ पे काम हो रहा है। अगर उसने मुझे नहीं किया, वो मुझे कहता है नहीं हम इंश्योर करते हैं कि ऐसे हो जाए, तो हम ये भी देखते हैं कि ऐसे हो जाए, तो मैं डाउट में आ जाऊँगा कि भाई अगर कोई मसला हो गया ना तो मैं रगड़ा जाऊँगा। तो इसमें फिर आप ये कह सकते हैं कि जी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने करना ही है काम, तो आप देयर एंड देन करते हैं कि मैं आपके पास अपनी इंस्पेक्शन टीम भेजूँगा और मैं इंस्पेक्शन करवाऊँगा अपनी सारी प्रोडक्ट्स की। सेकेंडली इंस्पेक्शन करवाने के बाद अगर इन केस किसी प्रोडक्ट में इश्यू आता है, आप उसको रिप्लेस करेंगे। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स में इश्यू आया, मैं आपसे इन्वेंटरी नहीं परचेज़ करूँगा और मैं क्लेम करूँगा वो पैसे वापस। तो उस बंदे को आइडिया हो जाएगा कि भाई इसका काम सही तरह से करना है, ये बड़ा मतलब प्रोफेशनल बंदा है। ये अली बाबा की वेबसाइट है मेन। अब हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसी की बात करते हैं ना, लिटर पिकर की। तो हम कहते हैं हम यही
इससे लेटर पिकर आ गया। हम अब इसी को देखते हैं, इसी के ऊपर सारा कुछ स्टडी करते हैं। ओके, अब जैसे ही मैंने लेटर पिकर किया, यहाँ पे सारे लेटर पिकर्स आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहला काम ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पे अपने आप को लगा दें। सबसे पहले मैंने ट्रेड इंश्योरेंस पे क्लिक कर दिया कि भाई जितने भी ट्रेड इंश्योरेंस वाले हैं सिर्फ मुझे वही दिखाने हैं और मुझे कोई नहीं दिखाने आपने। जिसके पास ट्रेड इंश्योरेंस का बैज है सिर्फ मुझे वो दिखाओ। फिर मैंने साथ इस पे भी क्लिक कर दिया वेरीफाइड सप्लायर, कि जो वेरीफाइड है सप्लायर, जिसको आपने वेरीफाई कर चुके हैं, सिर्फ मुझे आपने वो देखने, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैंने ये दोनों क्लिक कर दिए, अब मुझे पता है कि मेरे सामने जितने भी चीज़ ये आ रहे हैं, ये वेरिफाइड ही हैं। इंग्लिश को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड में कर देता हूँ ताकि मुझे शुरू से पाउंड में ही मिले। ओके, अब मैं यहाँ पे आकर मैंने देखना शुरू किया। क्या देखना शुरू किया? मैन्युफैक्चरर चाइना में बैठा है, वेरिफाइड सप्लायर का बैज मौजूद है, ट्रेड इंश्योरेंस का बैज मौजूद है, इसको 3 स्टार्स मिल चुके हैं, इसकी रेटिंग इतनी अच्छी जा रही है। टोटल इसको जो इसका रिव्यू है इसको मिले हुए हैं, वो इसको 5/5 मिले हुए हैं। यूएस में ये 2,40,000 की ट्रांजैक्शंस कर चुका है इन 50 ट्रांजैक्शंस। 50 ट्रांजैक्शन की इसकी खाली यूएस में हो चुकी है, तो मुझे आइडिया हो गया। और 2 साल इसको हो गए हैं। हम कोशिश करते हैं 2 साल हो, कम से कम करते हैं हम मिनिमम 3 साल वाले को देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको चेक करने के लिए इसको ऐड कर रहा हूँ और ये नीचे यहाँ पे ऐड हो गया कि मैं इसको बाद में जाकर कंपेयर कर लूँ। ओके, यहाँ पे 2 पाउंड्स इसके 1 स्टार है, 1 स्टार वाले को मुझे नहीं चाहिए, इसको इसकी अच्छी रेटिंग नहीं है। 3 स्टार 7 इयर्स, वेरी नाइस। 11 इयर्स, बैज मौजूद हैं, 3 स्टार मिले हुए हैं। इसको 2 साल हुए हैं, 1 बैच, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 4 स्टार 7 इयर्स, 9 इयर्स, स्टार्स मौजूद हैं, ट्रांजैक्शन यूएसए में भी हो चुकी है, कंपेयर कर लिया। 20 इयर्स, वाओ, 20 साल इस बंदे को हो गए हैं और वेरिफाइड एक्सपायर मौजूद है और फिर भी इसकी रेटिंग इतनी अच्छी है। ओके फाइन, अब मैं इसको कंपेयर पे क्लिक करता हूँ, अगली विंडो ओपन होती है। अब मैं जितने भी मेरे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मेरे सामने आ गए जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। अब मैं बारी-बारी चेक कर रहा हूँ कि ये देखें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एमओक्यू जो है 1 पीस, ये 1 पीस भी मैं कहता है 1 पीस ही आप मंगवा लो, कोई मसला नहीं है। ये कहता है कम से कम 3000 पीसेस हों तो फिर हमसे बात करनी है, इससे नीचे होंगे तो हमारे पास ना हो। ये कहता है 1000 पीसेस, ये कहता है 100 पीसेस। अगर मज़ीद नीचे आएँ तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कंपनी नेम, ये सारे कंपनी नेम आ गए। यहाँ पे वो कह रहा है मैन्युफैक्चर भी है, ट्रेडिंग भी है। ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है। मैंने कहा यार ये मुझे नहीं चाहिए भाई, ट्रेडिंग कंपनी नहीं चाहिए मुझे, मैन्युफैक्चर भी चाहिए। ये इसने कहा कि ये भी मैन्युफैक्चर, ये भी मैन्युफैक्चर। मैंने कहा ठीक हो गया। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये सारी चीज़ें मेन उसकी ये प्रोडक्ट्स हैं और 10 मिलियन से 15 मिलियन का इनका एनुअल सेल वॉल्यूम है। अलीबाबा पे इतने काम हो चुका है, इतनी इसकी ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी हैं, ये सारा कुछ मैं देख रहा हूँ। ये उसके पास बैजेज़ उसको मिल चुके हैं। ये ऑन साइट चेक भी इसका हुआ है, एक्सेस सप्लायर सारा कुछ। ओके फाइन, जब मुझे हो गया तो मैंने कॉन्टैक्ट सप्लायर किया, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करने के बाद मैंने उसको कहा कि भाई आप मुझे ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताओ कि जिसमें मैं उसको बताऊँगा कि फलानी-फलानी कंपनी से बात कर रहा हूँ। मैं मैनेजर सेल्स हूँ और मुझे आप कोटेशंस दें। कोटेशंस लेने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। आप अप्स एंड डाउन, वो कहते हैं ना, फुट टू डोर और फेस टू डोर की टेक्नीक होती है। फेस टू डोर था आई थिंक। एक तो ये टेक्नीक है कि आप शुरू से स्टार्ट करते हैं छोटे लेवल से। छोटे लेवल से स्टार्ट करने के लिए आप ये करते हैं कि 100 पीसेस की आप उसे कोटेशन मंगवाते हैं। फिर उसे कहते हैं कि जी आप मुझे 500 एमओक्यू की कोटेशन दें, तो फिर उसके बाद आप कहते हैं 1000 की दें। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो जब कोटेशन आप बढ़ा रहे होते हो, एमओक्यू बढ़ा रहे होते हो, तो वो बंदा अपना रेट कम कर रहा होता है। दूसरा, आप उससे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेते हैं कि भाई आप मुझे 1000 की बताएँ, 2000 की बताएँ या आप 5000 की बताएँ। तो उसको पता होता है कि भाई ये तो कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर है और इसकी अच्छी सेल है। मैं नॉर्मली इस तरह से करता हूँ कि मैं 100, 200, 500, 10,000, 10,000, 2000 मंगवाता हूँ
और साथ में आपको उसको मैं स्ट्रेट अवे ये कहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में और यूके में मौजूद हैं। अगर आप मुझे अच्छा रेट दे देते हैं तो मैं ये लॉन्चिंग दूसरी जगह पे भी करवा दूंगा। तो वो फिर उसको यानी ग्रीन कार्ड पैकेज दिखाते हैं स्ट्रेट अवे। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर वो अच्छा रेट देगा तो मैं उसको उस अपने क्लाइंट को कहूँगा कि जी आप यूके के अंदर ये कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूके का जो है वो अमेज़न का अकाउंट है, सेंट्रल अकाउंट है। उसके पास मेरे पास ऑप्शन है नीदरलैंड में भी, जर्मनी में भी, स्पेन, इटली, फ्रांस, यहाँ पे भी मौजूद है मेरे पास ऑप्शन। तो मैं किसी दूसरी जगह पे भी लॉन्च कर सकता हूँ। अगर मुझे अच्छा रेट मिले और वहाँ पे भी मुझे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिले, तो मैं दूसरी जगह पे भी उसको करूँगा। क्योंकि मैं उसको बता दूँगा कि भाई यहाँ पे भी अपॉर्च्युनिटी है, रेट अच्छा है, कंपटीशन हमें कम मिलेगा, हम थोड़े यूनिट्स वहाँ पे भी भिजवा देते हैं। तो वो भी काम हो सकता है। तो इस तरह से हम उसकी टेक्नीक होती है जिससे हम प्राइस को कम से कम करते हैं, फिर आगे हम नेगोशिएशन करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको ऑर्डर दे देते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, अ, ये यहाँ पे अगर बाय एयर आप मंगवाते हैं तो नॉर्मली 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज में आपकी शिपमेंट पहुंच जाती है। और अगर आप बाय सी मंगवाते हैं तो 35 डेज मिनिमम लगते हैं, 22 से 35 डेज मिनिमम लगते हैं। लेकिन जब ये कोविड के सारे मामला चल रहे थे तो फिर कुछ जो है वो जो है टाइम जो है वो डिले हो रहे थे।